मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और चैप्टर जो लेसन है हमारा वो 15 है। और 15 जो लेसन है उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अब अर्थव्यवस्था के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या नए नए उसमें मतलब है ना प्लान्स किए गए हैं, नियोजन कार्य इसको स्थापित किया गया और उनसे फिर और जो इसमें आने वाली समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसकी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट विनष्ट कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। हमारे यहाँ कुटीर उद्योग चला करते थे, लेकिन उन्होंने हमारा पूरा कच्चा माल अमेरिका मतलब अपने विदेश ब्रिटेन में ले जा करके और उससे प्रोडक्ट या उत्पाद बना करके फिर हम ही को डबल रेट में बेचा इन्होंने। और हमारे सारे छोटे मोटे धंधों को क्या कर दिया इन्होंने, नष्ट कर दिया। फिर हमारा एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे भारत की क्या करने लगी, गिरने लगी। तभी तो अंग्रेज़ों को कहा जाता है कि सोने की चिड़िया को इन्होंने सबको लूट लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने आज़ादी प्राप्त की तो सबसे पहला हमारी जो सरकार बनी यहाँ पर, तो उनका एक ही था कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट कर दिया और ये कार्य क्षेत्र जो रहा वो 1950 तक आकर के बहुत सारे चेंजेस आए हमारी अर्थव्यवस्था में और एकदम से हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आया। यानी एकदम से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी ज़ोरों शोरों से। सब लोग क्योंकि अब सब स्वतंत्र हो गए थे, अब किसी का किसी पे कोई बर्डन नहीं था, कोई अंग्रेज़ों का बर्डन नहीं था या कोई मतलब किसी के गुलाम नहीं थे। ठीक है ना, तो अब धीरे धीरे हमारे बदलाव, अब वो बदलाव आए तो क्या है, तो मैं इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख के आपको थोड़ी सी परिभाषाएं बताती हूँ कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। और अपन निम्न प्रति व्यक्ति अपन प्रति व्यक्ति आय भी पढ़ चुके हैं। और निम्न प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जीवन की गुणवत्ता में आपको बता चुकी हूँ कि एक व्यक्ति की जो व्यक्ति होता है उसको आप सफल कब मानेंगे, तो सफल उसको ये नहीं कि हाँ भाई अच्छा कमा रहा है तो सफल है, नहीं, उसका पूरा जो लाइफ का सर्कल है वो पूरा अगर सफल है तो ही एक सफल व्यक्ति है। यानी कि स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और उसकी जो उम्र वगैरह है वो अच्छी होनी चाहिए, साथ में उसकी आय भी अच्छी होनी चाहिए और वो अपने परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण भी कर रहा हो, इस तरह से। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, इसमें मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में, ये तो मैंने ऊपर का टॉपिक तो मैंने बता दिया, अपन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा हुआ तंत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। उत्पाद मैंने बता ही दिया है कि हम कोई चीज़ प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए गेहूँ उगाया हमने, ठीक है, अब गेहूँ को उगाया, अब उसको मंडी में लेके जाएंगे, उसका व्यापार करेंगे, फिर उसका उपभोग करेगी, अलग जनता मंडी से खरीदेगी, फिर उसको काम में लेगी और फिर उनसे और भी जो बहुत सारी अलग अलग क्रियाएं होंगी, जैसे मजदूर होंगे और जैसे मंडी में बैठे हुए जो व्यक्ति होंगे, ठेकेदार होंगे, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक तंत्र बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। और हमको जो उदाहरण दिया गया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का दिया गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था में 100% सफलता प्राप्त नहीं करी है, इसलिए अभी तक हम कैसे हैं, अविकसित है। अब विकसित जैसे अमेरिका है वो विकसित है क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति की आय अच्छी है, यानी कि उसके पास में इतनी इनकम होती है कि वो सब कुछ कमाने के बाद ही बचत कर लेता है। वहाँ पे कोई गरीब नहीं है। हमारे इंडिया में आज भी आपको 20-25% लोग तो गरीब मिल जाएंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और जीवन की गुणवत्ता जिसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति से देखा जा सकता है का निम्न स्तर अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को बताता है। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये कि अगर एक व्यक्ति का शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर अच्छा वो नहीं है, मतलब योगदान नहीं है, या उसका शरीर सही नहीं है, या उसका वो शिक्षित नहीं है, तो ये कैसी अर्थव्यवस्था, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसी बात है, ये पिछड़ेपन की बात है। इसलिए देखना भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई है, अविकसित है, इसीलिए पिछड़ी है। क्योंकि आज अगर यहाँ का हर व्यक्ति शिक्षित होता तो आज यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार कितना है हमारे भारत में वो आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। फिर देखिए, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उत्पादन की पुरानी तकनीक, छिपी हुई तथा संरचनात्मक बेरोजगारी की अधिकता, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर आदि अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के मुख्य लक्षण हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में अविकसित अर्थव्यवस्था के ये लक्षण विद्यमान हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न प्रति
व्यक्ति आएगी कैसी है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। यानी मैंने अभी बताया कि वो इतना ही कमा पाता है, मतलब हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो इतना ही कमा पाता है कि वो अपने पालन पोषण कर सकता है, लेकिन बचत नहीं कर पाता है, जो इसकी अविकसित अर्थव्यवस्था होने का प्रतीक है। विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1590 अमेरिकन डॉलर थी। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भारत का स्थान विश्व में 170वां स्थान रहा है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय न अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जनवरी जैसे विकसित देशों से कम है, बल्कि मतलब ये देशों से कम नहीं है, बल्कि चीन और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भी हमारी राष्ट्रीय आय वो प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के फलस्वरूप लोगों का जीवन स्तर भी कैसा है, निम्न है। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा नहीं होगा तो ढंग से पालन पोषण नहीं होगा, उनको ढंग की चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी, जैसे गरीबी की बता रहे हैं, और उनका जो जीवन स्तर उनका आए दिन क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा, बीमार होते रहेंगे, है ना। तो अब सेकंड है जीवन की निम्न गुणवत्ता। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता के दो सबसे प्रभावी निर्धारक और संकेतक है। ये मानव कल्याण की अभिन्न अंग हैं। इसके अभाव में आय अर्थहीन हो जाती है। जब लोगों में ज्ञान प्राप्ति तथा स्वस्थ रूप से जीने की क्षमता होती तभी वह आय का उपयोग करने में सक्षम होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पैसा तो खूब है लेकिन स्वस्थ नहीं है, तो वो पैसा क्या है, उसका बेकार है ना। यानी कोई मतलब नहीं है उस पैसे का, उस आय की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्यक्ति कैसा है, सफल व्यक्ति है, या एक क्या बोलते हैं उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है, जो निम्न साक्षरता दर से प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 है। मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत की जो शिक्षित लोगों की जनसंख्या है वो सबसे कम है, और कितनी है, मात्र 74 है मात्र, ठीक है। और जबकि अमेरिका हो गया, ऐसे देश हो गए जहाँ पर 100% क्या है, शिक्षित लोग हैं। साक्षरता दर कैसी है वहाँ पर, 98%, 99% है। आगे समझ में, चीन सब जगह देखिए आप, तभी वहाँ के लोग तरक्की भी कर रहे हैं। हाँ, उनकी सोच बहुत अच्छी है। आज हमारे देश में क्या है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो पुरानी बातें करते हैं, बाहरी आडंबरों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इनसे सब क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे जो देश की जो विकास है उसमें क्या आती है, अड़चन आती है। जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग आज भी निरक्षर है। स्वास्थ्य स्तर को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। अब जीवन प्रत्याशा का बताओ, मालूम होता है कि मिनिमम एज, अब हमारे जीवन प्रत्याशा है 60-70 लोग, 60 या 70 के आसपास लोग जीते ही जीते हैं। 100 साल तो वो लोग जीते हैं जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, नहीं तो जीवन प्रत्याशा हमारी कितनी बताई गई है, 60 से 70 बताई गई है, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68% है, 68 वर्ष है, देख लो। यानी एक व्यक्ति विश्व बैंक के अनुसार बता रहे हैं, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसके अनुसार बता रहे हैं कि एक जो भारत का व्यक्ति है वो कितने साल तक जीता है, मात्र एक एवरेज व्यक्ति कितने साल जीता है, 68 साल जीता है। यह जापान तथा चीन की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि जापान में लोग 100 साल से भी ऊपर जी जाते हैं, 100 साल, 150 साल। और चीन के लोगों को भी देख लेना, अमेरिका में भी ऐसा ही है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य का निम्न स्तर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को बताता है। जन्म, अब देखिए जीवन प्रत्याशा को देख लीजिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा चालू जनांकीय स्थितियों में एक नवजात की प्रत्याशित औसत आयु का सांख्यिकीय माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहलाती है। मैंने बता दिया है कि जो उसकी जीवन की लिमिट होती है कि भाई इतने साल जीता है व्यक्ति, वो ही जीवन प्रत्याशा है। अब आएंगे हम गरीबी की। अब हमको अर्थव्यवस्था में तीसरी अड़चन क्या है हमारे यहाँ पर, वो है गरीबी की समस्या। अब भाई सबसे पहले साक्ष्य बता ही दिया मैंने कि प्रति व्यक्ति आय कम है। दूसरा मैंने बता दिया कि जीवन का जो स्तर है वही हमारा सबसे निम्न है। अब तीसरा है हमारे यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था में कि गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब गरीबी का मतलब तो यही होता है कि उनका जीवन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है वो लोग, वो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं और इतना ही खा पाते हैं और इतना ही पोषण मिल पाता है कि हाँ वो जी सके, लेकिन उनको एक अच्छा जीवन नहीं जी पाते वो। तो सभी अविकसित राष्ट्रों की तरह भारत भी गरीबी की समस्या का सामना कर रहा है। सुरेश तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में 21.92% लोग गरीब थे। करीब मैंने आपको 25% बोला ही था। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे कपड़ा, रोटी और मकान। व्यक्ति की ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये तीनों चीज़ें तो वो व्यक्ति कैसा है, विकसित है। लेकिन ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ की कमी है तो वो व्यक्ति सफल या व्यक्ति मतलब
उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, तो बुनियादी आवश्यकताएं ज़रूरी है और वो असफल हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक गरीबी का निवारण नहीं हो पाया है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में बहुत धीमी गति से प्रगति हुई है। अन्य देशों की तुलना में ये प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है। विकास के लाभ समाज के निम्न एवं कमज़ोर वर्गों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यानी गरीबों के लिए जो गरीबों के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, नियोजन बनाए जाते हैं, तो बीच में जो मीडिएटर होते हैं या राजनेता वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, उसमें घपला कर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज भी जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, यानी गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है। निर्धनता की समस्या के रहते कोई भी राष्ट्र पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ सकता। अगर जब तक गरीबी भारत में कोई भी गरीबी वाला देश है और उसमें गरीबी है, तो जब तक वो विद्यमान है तो वो कभी भी वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अतः हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित ही एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। चौथा देखिए, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब हमारा भारत देश, मैंने आपको बताया था कि 50 से 60% आज भी लोग किस में लगे हुए हैं, वो कृषि भाग में लगे हुए हैं। और कृषि में क्या है, 3 महीने जॉब होती है, यानी 3 महीने तो कृषि जब उगाते हैं करते हैं तब तक तो काम होता है, उसके बाद में वो कैसे हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो कृषि पर भी निर्भरता क्या है, एक तरह से हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, कृषि क्षेत्र पर इसकी निर्भरता में कमी आई है तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निर्भरता भी वृद्धि हुई है। यद्यपि भारत में भी कृषि पर निर्भरता में कमी आई है, लेकिन ये कमी धीमी रही है। स्वतंत्रता के समय लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। आज कुल रोजगार का लगभग 49% कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में कार्यरत है। कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र की ओर श्रम का पलायन तो हुआ है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से हुआ है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप का प्रतीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। जनांकीय के कारण। अनेक जनांकीय के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करता है। भारत में जन्म दर बहुत ऊंची है। मैंने आपको पहले पढ़ चुके हैं अपन ये चीज़ कि जनसंख्या का जो अब अंकन करते हैं, जनांकीय का मतलब होता है जनसंख्या का अंकन जो हम करते हैं, तो जनसंख्या भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसी स्थिति से बढ़ती रही हमारी जनसंख्या, तो हम बहुत जल्द चीन को पीछे छोड़ देंगे। 2011 के अनुसार हम लोग, हमारी भारतीय जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है ना। और अगर यही स्थिति चलती रही तो चीन भी हमसे पीछे हो जाएगा और भारत टॉप पर आ जाएगा, क्योंककि हमारे यहाँ की जन्म दर बहुत ऊंची है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बहुत अधिक है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.64% रही है। यानी कि हमारी औसत जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसका प्रतिशत बताया है कि 17.64, यानी 100 पर 17 लोग क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। समझ में आया, 100 पर 17 लोग जन्म ले रहे हैं। ये हमारी क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष होने वाली जनसंख्या की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारतीय जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है तथा ये निरंतर तेजी से बढ़ रही है। अब जनांकीय की परिभाषा वैसे ऊपर बताई दी थी, लेकिन देख लीजिए कि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी अध्ययन ही जनांकीय कहलाता है। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या के बारे में, कि जनसंख्या में से अपन मृत्यु दर, मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से मृत्यु दर को निकाल दें तो जो बच्चे हुए होते हैं वो जन्म दर कहलाते हैं और जनसंख्या आंकिकी कहलाता है। तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जनांकीय कहा जाता है। अब आएगी बेरोजगारी। बेरोजगारी आपको बता ही दिया है, गरीबी है तो बेरोजगारी भी है हमारे यहाँ पर। अविकसित राष्ट्रों का एक मुख्य लक्षण जन संरचना तथा छिपी हुई बेरोजगारी है। छिपी हुई बेरोजगारी कैसे होते हैं, समझो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। कि जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। अब कृषि क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 व्यक्ति ही उस पूरे को काम कर सकते हैं, लेकिन और व्यक्ति भी आकर उसमें, जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए पिता और बेटा काम कर रहा है, लेकिन उसमें आके उसकी वाइफ भी काम करने लग जाए, उसका दूसरे बच्चे भी काम करने लग जाए, तो वो जो लोग हैं उनके होने और न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी और क्षेत्र में जाके काम करते तो उनको पैसा मिलता। लेकिन उसी जो कि अपने ही खेत में जहाँ 2 व्यक्तियों की ज़रूरत है और वो लोग 5 जने मिलके काम कर रहे हैं, तो जो 2 व्यक्तियों को पैसा है वो तो मिलेगा, वो तो उनकी है। लेकिन जो 3 लोग काम कर रहे हैं, वो 3 लोग कैसे व्यक्ति हैं, वो छिपे हुए बेरोजगार है। कैसे बेरोजगार है, वो छिपे हुए बेरोजगार है, यानी उनके होने और न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन वही व्यक्ति कहीं और काम करते हैं तो उनको क्या मिल सकता है, उनको पैसा मिल सकता है। समझ में आ गया। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी का बहुत हमारी समस्या है हमारे यहाँ पर। इन राष्ट्रों की दोषपूर्ण संरचना के कारण लगातार होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है।
विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली संरचनात्मक परिवर्तन के कारण मांग की संरचना में भी परिवर्तन होती जा रही है, जिसमें मांग तथा पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तथा उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के धीमे विकास के कारण इसे छिपी हुई बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि भारत में बेरोजगारी के सभी प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या सर्वाधिक है। छिपी बेरोजगारी का अर्थ है कि व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ तो है, लेकिन उत्पादन में योगदान उसका बिल्कुल भी नहीं है या कम है या शून्य है। भारत में एक कृषक परिवार के सभी सदस्य घरेलू कृषि आय में लगे हुए तो हैं, लेकिन उनमें अनेक सदस्यों का योगदान लगभग शून्य के बराबर है। इसी को क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। फिर हम आएंगे पिछड़ी हुई तकनीक। अब हमारे यहाँ पर क्या है, आज भी गाँव में तुम जाओगे तो क्या करते हैं, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं होते हैं या किसी के पास मशीनी हल नहीं होते हैं, तो वो बैलों के पीछे आज भी हल को लगा करके क्या करते हैं, वो मतलब वो करते हैं, खेतों को बोते हैं। और काटने की थ्रेशर मशीन आती है, तो आज भी वहाँ पर मज़दूर वहाँ पर क्या करते हैं, फसलों को काटते हैं। तो ये पुरानी टेक्निक्स है हमारे यहाँ पर। तो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा उत्पादन की तकनीक का पिछड़ा हुआ होना है। आधुनिक तकनीक के अभाव में उत्पादकता का स्तर निम्न बना हुआ रहता है। लंबे समय तक ये माना गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही विकास का सबसे बड़ी प्रभावशाली कारक है, लेकिन जापान के तीव्र विकास ने तकनीकी के योगदान को सिद्ध कर दिया है। भारत में धीमी आर्थिक विकास का एक कारण नवीन तकनीक का अभाव भी है। तकनीक विकास हेतु भारत में बहुत कम खर्च किया जाता है। शोध और अनुसंधानों को वांछित महत्व नहीं मिल पाने के कारण आज भी भारत तकनीक दृष्टि से अविकसित है। अन्य विशेषताओं में देख लीजिए कि उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त निम्न मानव विकास, यानी मानव मतलब एक व्यक्ति अच्छी तरह विकास नहीं कर पा रहा है। व्यापक समस्याएं, असमानताएं, कमजोर आधार संरचनाएं आदि भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपन पीछे पड़ चुके थे, जिसमें उसके 3 चीज़ों की बात की गई थी, ज्ञान की बात की गई थी, शिक्षा की बात की गई थी और स्वास्थ्य की बात की गई थी। तो उस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? 2015 के अनुसार 130वां स्थान, यानी हम कितने निम्न स्तर पर हैं। इस संबंध में हम मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सम्मिलित हैं। उसने अपने पड़ोसी देश चीन, यानी चीन 90 नंबर पर है, 90वें स्थान पर है। श्रीलंका 73वें स्थान पर है, आज उनसे भी हम पीछे हैं। भारत में विद्यमान आर्थिक तथा गैर आर्थिक विषमताएँ भी चिंतनीय हैं। यहाँ आय तथा धन का वितरण भी बहुत अधिक असमानता पूर्वक है तथा सामाजिक संरचना में अनेक असमानताएं व्याप्त है। भारत में लिंग के आधार पर भी भारी असमानताएं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भारी विषमताएं हैं। भारत की आधार संरचना भी बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न उत्पादकता, ऊंची उत्पादन लागतों तथा उत्पादन में धीमी वृद्धि का शिकार रही है। स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। एक आधार संरचना समझ लीजिए कि आधार संरचना उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता है जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाता है। ये उत्पादकता में वृद्धि भी करते हैं तथा आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। और वो आधार वस्तुएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सड़क, क्योंकि सड़क होगी तो हमारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान की जो गति होगी हो जाएगी। विद्युत भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। शिक्षा तो मैंने बता दिया, शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो बहुत तरक्की करेगा। स्वास्थ्य की भी बात कर चुके हैं हम। और आजकल एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है कि आजकल हर व्यक्ति को जीवन अपना बीमा करवाना चाहिए, अपनी ज़मीन का बीमा करवाना चाहिए, अपने जानवरों का बीमा करवाना चाहिए, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको उसका नुकसान ना हो, ताकि उसको प्रॉफिट हो। और बैंकिंग से हमको लोन की इनकी भी हमारी क्या हो चुकी है, आधार संरचना में काउंट करके, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है अब वो लोन ले सकता है और अपने खेतों में अच्छी तरह से कमाई करके फिर अपनी किस्तें चुका सकता है। तो ये एक आधार संरचना है जिसके ऊपर अब कार्य किया जा रहा है। देश में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, देखा हो आपने। तो किसान विकास कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, किसानों को लोन दिए जा रहे हैं। शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। लिंग के आधार पे बहुत सारे कार्यक्रम, लड़कियों को जैसे कि अच्छी परसेंटेज आ रही है तो उनकी स्कॉलरशिप फ्री की जा रही है ना। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं नियोजन के आधार पर। अब कल हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना। कल हम जो पढ़ेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। जो समझ में नहीं आया आप मुझे दोबारा कांटेक्ट करके या मैसेज में या कमेंट्स में डाल दीजिएगा, फिर मैं उसको दोबारा समझा दूँगी। थैंक यू।